नमस्कार साथियों, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत डूंगरपुर के पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें हम इतिहास और पर्यटन दर्शनीय स्थलों को शामिल करेंगे। सभी साथी जितने भी लाइव आ चुके हैं, क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें। आज की क्लास को हम सभी प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आज की क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्लियर? हाँ जी। तो गुड़ा मालानी से प्रणाम, भरतपुर वालों को प्रणाम, सभी को प्रणाम है, सभी को राम राम है। विनोद जी झंडवा सांवरिया सेठ की धरा से प्रणाम, राजेश राज जी रणथंभौर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। और आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। बिल्कुल, आज की क्लास में सबसे पहले लेते हैं हम डूंगरपुर के इतिहास को लेकर एग्जाम में क्या क्या फैक्ट बन सकता है। तो डूंगरपुर के इतिहास की हम बात करते हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं इस क्षेत्र का जो नाम है वो किसके आधार पर पड़ा। तो हम बात करते हैं क्षेत्र का नाम डूंगरिया भील या डूंगर सिंह के नाम पर पड़ा। डूंगर सिंह के नाम पर पड़ा। और डूंगर सिंह जी ने ही डूंगरपुर की क्या की थी? स्थापना की थी, संस्थापक। तो यहां पर डूंगर सिंह जी कौन हो गए? संस्थापक। कब की थी? 1358 ईस्वी में। ये तो हुई नॉर्मल बात। अब हम बात करते हैं डूंगरपुर के संदर्भ में। तो बात करते हैं डूंगरपुर 1527 से पूर्व वागड़ क्षेत्र का हिस्सा था। वागड़ क्षेत्र कह दो, रियासत कह दो, राज्य कह दो, एक ही बात है, राज्य का हिस्सा था। अब यहां पर हम बात करते हैं कि हिस्सा था तो फिर अलग कैसे हुआ, क्या घटना घटी। तो यहां पर हम बात करते हैं महारावल उदय सिंह। महारावल उदय सिंह इन्होंने खानवा युद्ध में भाग लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। अब यहां पर बात कर रहे हैं महारावल उदय सिंह जी कौन है। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं वागड़ के शासक। तो यहां पर कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है वागड़ की, कि भाई वागड़ के संबंधित क्या फैक्ट बन सकता है। पहली बात तो ये, इतिहास में जिस क्षेत्र को वर्तमान में हम वागड़ कहते हैं, माही नदी के कारण इसी क्षेत्र को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। और डूंगर सिंह के द्वारा 1358 में इसकी नींव रखी गई थी, डूंगरपुर बसाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर डूंगरिया भील का शासन था और डूंगरिया भील ने इस क्षेत्र को बसाया। इस वजह से इस क्षेत्र का नाम जो है वो डूंगरपुर पड़ जाता है। इस प्रकार की मान्यता है, दोनों मान्यता है। क्योंकि हम जानते हैं दक्षिणी राजस्थान में जो जिले शामिल हैं उनमें भील समुदाय सबसे ज्यादा निवास करता है। आदिवासी समुदाय में भीलों की बात आती है तो दक्षिण में सबसे ज्यादा निवास करते हैं। और वहीं पर जो इनके क्षेत्र थे पूर्व में, वहां पर किसी न किसी भील सरदार का, भील शासक जो थे वो वहां पर राज करते थे। बाद में वहां पर दूसरे राजाओं ने वहां पर आक्रमण किया, उनको पराजित किया और वहां पर अधिकार कर लिया। तो यहां पर हम बात करते हैं महारावल उदय सिंह जी जो है, इनका वागड़ क्षेत्र हुआ करता था। ये वागड़ के शासक थे। इन्होंने खानवा युद्ध में भाग लिया। खानवा युद्ध आप सभी को पता है 1527 ईस्वी में हुआ था और भरतपुर में ये मैदान पड़ता है। महारावल उदय सिंह जी जब इस युद्ध में भाग लेने गए, युद्ध में भाग लिया और वीर गति को प्राप्त हुए, अर्थात इस युद्ध में ये लड़ते हुए मारे गए। अब इनके 2 पुत्र थे। बाद में इनके पुत्रों को क्या किया गया? साम्राज्य दिया गया। तो उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य को 2 हिस्सों में बांट लिया। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं कि भाई इनके पुत्र जो हैं महारावल उदय सिंह जी, तो यहां पर बात करें इनके पुत्र कितने थे? 2 पुत्र थे इनके। पहले का नाम था पृथ्वी सिंह और दूसरे का नाम था जगमाल। तो पृथ्वी सिंह को कौन सा क्षेत्र प्राप्त हुआ? डूंगरपुर क्षेत्र प्राप्त हुआ। डूंगरपुर
क्षेत्र प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जगमाल की यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा क्षेत्र इनको प्राप्त हुआ। तो डूंगर सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन स्वतंत्र शासक की यदि हम बात करें, स्वतंत्र स्थापना की यदि हम बात करें, वो कौन होंगे? पृथ्वी सिंह हैं। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं पृथ्वी सिंह जी के बारे में। इन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब की थी? 1527 ईस्वी में। अब यहाँ पर इस बात को पूरा हम तरीके से समझते हैं। वागड़ के इतिहास की बात करते हैं। वागड़ राजस्थान में दक्षिणी हिस्सा है, जहाँ पर भील जनजाति सबसे ज्यादा निवास करती है। वहां पर डूंगर या भील के नाम पर उस क्षेत्र का नाम डूंगरपुर पड़ा। बाद में ऐसा भी कहते हैं कि डूंगर सिंह नामक एक शासक हुए, उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम डूंगरपुर पड़ा, जिन्होंने 1358 में डूंगरपुर की स्थापना की थी। दोनों मत यहाँ पर प्रचलित है, दोनों ही बातें सही है। बाद में हम बात करते हैं 1527 के आसपास की। 1527 में यहां पर हम बात करें तो वागड़ के शासक थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी खानवा के युद्ध में जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इनके दो पुत्र थे, बड़े पुत्र थे पृथ्वीराज और छोटे पुत्र थे जगमाल। जगमाल को बांसवाड़ा का राज्य दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो वागड़ क्षेत्र था उसके क्या कर दिए? दो टुकड़े कर दिए। प्रतापगढ़ जो कि देवलिया के नाम से जाना जाता था, वो वैसे ही मेवाड़ के अधीन था। मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था देवलिया, और वहां के हम रावत बाग सिंह के बारे में पढ़ते हैं, और इसके अलावा हम और भी शासकों के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर जब पिता की मृत्यु हो गई, दोनों भाइयों ने इस साम्राज्य को दो भागों में बांट लिया। तो जो डूंगरपुर का क्षेत्र था उसका हिस्सा किसके नसीब में आया या किसके क्षेत्र में आया? तो वो था पृथ्वी सिंह के क्षेत्र में। तो इसका मतलब पृथ्वी सिंह जी ने 1527 में स्वतंत्र डूंगरपुर की क्या कर दी? राज्य की नींव रख दी। ये था डूंगरपुर का इतिहास। डूंगरपुर पूर्व में वागड़ का हिस्सा था। अभी भी दक्षिणी राजस्थान का ये हिस्सा, जिसमें माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसके आसपास में स्पेशली बांसवाड़ा, डूंगरपुर और दक्षिणी प्रतापगढ़ का जो हिस्सा है वो वागड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आगे हम अभी माही नदी की बात करेंगे, तब वहां पर बात करेंगे माही नदी से क्या संबंधित फैक्ट बन सकते हैं। बिल्कुल, महाराणा प्रताप के भाई का नाम भी जगमाल था। वो जगमाल अलग हैं, ये जगमाल अलग हैं। यहां पर हम बात करते हैं राणा सांगा के समकालीन हम बात कर रहे हैं। राणा सांगा के समकालीन मतलब राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा महाराणा प्रताप के दादाश्री थे। और यहां पर जगमाल जो है वो महारावल उदय सिंह जी के पुत्र हैं। और महारावल की उपाधि कौन धारण करते हैं? दक्षिणी राजस्थान में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये जो क्षेत्र था वहां के शासक इस प्रकार की उपाधि धारण किया करते थे। तो यहां तक सभी साथियों को क्लियर है? हाँ जी, देवलिया वर्तमान में जो प्रतापगढ़ है उसी का पूर्व नाम है। और देवलिया एक ठिकाना हुआ करता था जो कि मेवाड़ के अधीन था। जैसे कि हम पढ़ते हैं दूसरा जो शाखा होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, उस समय कर्मावती के द्वारा जौहर किया जाता है। और देवलिया के रावत बाग सिंह जी जो है वो उस समय मेवाड़ी सेना का नेतृत्व करते हैं। तो यहां तक सभी को क्लियर? हाँ जी। तो यहां पर हमने बात की वागड़ के इतिहास से संबंधित। अब हम बात करते हैं बेणेश्वर धाम के बारे में। एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बेणेश्वर धाम। अब एग्जाम राजस्थान पुलिस 2013 में प्रश्न पूछा गया था कि ये बेणेश्वर धाम है कहां पर? तो यहां पर हम बात करते हैं नेवटपुरा, या फिर इसी को आप नवा टापरा भी कहते हैं। तो ये नेवटपुरा या नवा टापरा गांव के निकट पड़ता है, गांव के निकट। बेणेश्वर धाम पर्टिकुलर एक जगह है जो इस क्षेत्र के अंदर आता है। जैसे हम मातृकुंडिया की बात करें, मातृकुंडिया एक पर्टिकुलर जगह है जो कि हरनाथपुरा ग्राम पंचायत में आती है। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां पर तीन नदियों का क्या होता है? संगम होता है। एक नदी ये हो गई, दूसरी नदी ये हो गई और तीसरी नदी ये हो गई। तीनों नदियों के बीच में एक टापू बना हुआ है और इस टापू पर स्थित जो जगह है उसका नाम क्या है? बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम जो है वो इन टापू के बीच में स्थित है। यहां पर क्या है? यहां पर शिवलिंग है, खंडित शिवलिंग है। तो तीन नदियों की हम बात करते हैं। ये कौन सी नदी है? ये सोम नदी ले लेते हैं। चलो ये माही ले लेते हैं, माही, माही नदी। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर ये कौन सी हो जाएगी? सोम नदी, जो कि उदयपुर से आ रही है। और इसके अलावा जाखम नदी की हम बात करते हैं, जाखम नदी जो कि
प्रतापगढ़ से आ रही है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ। ये जो धाम है बेणेश्वर धाम नवा टापरा के निकट पड़ता है। इस धाम की स्थापना किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्थापना, इस धाम की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पर इस धाम की स्थापना जो है वो संत मावजी ने की थी। संत मावजी ने इसकी स्थापना की थी। संत मावजी की यदि हम बात करें एग्जाम में, संत मावजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं संत मावजी के जन्म की। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो साबला गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था। यहीं पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर इनका यहीं पर बना हुआ है। इनका ग्रंथ कौन सा है, एग्जाम में यह भी पूछा जाता है। इनका ग्रंथ कौन सा है, तो ग्रंथ चोपड़ा इनका ग्रंथ है। इनको अवतार किसका माना जाता है, तो इनको भगवान कृष्ण का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं निष्कलंकी अवतार। निष्कलंकी अवतार जो है वो इनको माना जाता है। निष्कलंकी संप्रदाय से भी इनका संबंध है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं संत मावजी के बारे में, जिन्होंने इस धाम की स्थापना की थी। ये जो बेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना करने वाले कौन है, संत मावजी है। इनका जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। इनको निष्कलंकी अवतार माना जाता है कृष्ण का। और यहीं पर बात करें इनका मंदिर बना हुआ है और इनका प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं इस बेणेश्वर धाम के संबंध में। ये प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम पर बना हुआ है। प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम, प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम बना हुआ है। अभी हम नदियों की बात कर रहे हैं। 3 नदियां यहां पर है, जिसमें है सोम माही और जाखम, जो है वो 3 नदियां हैं। इसके अलावा इस स्थान को किन किन उपनामों से जाना जाता है, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे आदिवासियों का तीर्थ भी कहते हैं। आदिवासियों का तीर्थ कहते हैं। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया यहाँ पर, आदिवासियों का कुंभ भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं आदिवासियों का कुंभ। अब देखो आदिवासियों का जो कुंभ है ना, वो यहाँ स्थित मेले को कहा जाता है, ना कि इस धाम को कहा जाता है। धाम को तो आदिवासियों का तीर्थ कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मेला भरता है, मेले को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ इस मेले को कहा जाता है। और ये मेला कब भरता है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेला माघ पूर्णिमा को भरता है। अब ये इतनी सारी जो बात थी वो इससे संबंधित थी। यहाँ पर स्थित जो मंदिर है उसमें जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इतनी सारी जानकारी जो थी ये हमने बेणेश्वर धाम से संबंधित प्राप्त की। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करें, माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। पोखरण नगरी परमाणु से प्रणाम, तो बिल्कुल आपको प्रणाम। बेणेश्वर धाम की बात कर रहे हैं, नेवटपुरा या नवा टापरा के निकट ये जगह पड़ती है। एग्जाम 2013 के राजस्थान पुलिस में प्रश्न आया था। संत मावजी इस धाम को स्थापित करते हैं। संत मावजी भी एक इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं। यहाँ पर संत मावजी के बारे में बात करें, इनका जन्म सावला ग्राम में हुआ था। भगवान कृष्ण के या विष्णु के निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं। इनका मंदिर है सावला में और ग्रंथ जो है वो चोपड़ा ग्रंथ कहलाता है। यदि बेणेश्वर धाम की हम बात करें, यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। वैसे हमारे हिंदू संप्रदाय की यदि हम बात करें तो उसमें जो खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा बहुत कम की जाती है। जब भी कोई मूर्ति खंडित हो जाती है उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसे उसे ठंडा करना कहते हैं। जैसे फड़ को जब ठंडा करते हैं, फड़ जब फट जाती है तो उसको पानी में विसर्जित किया जाता है, उसको फड़ को ठंडा करना कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर खंडित प्रतिमाओं की भी क्या होती है, पूजा होती है। ये स्थल प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम कहलाता है। सोम माही जाखम नदियों के संगम पर यह जगह बनी हुई है। और यहाँ पर हमने तीनों नदियों की भी बात की। बहुत ही रमणीक स्थल है, ये डूंगरपुर जिले में आता है।
इसे वागड़ का पुष्कर कहते हैं, आदिवासियों का तीर्थ कहते हैं। यहाँ पर जो मेला भरता है उस मेले को किस नाम से जानते हैं? उसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। और ये मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को ये मेला भरता है। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर है मेरे हिसाब से? हाँ जी, तो ये इतनी सारी जानकारी जो थी ये सब हमने बेणेश्वर धाम से संबंधित प्राप्त की। अब बात करते हैं माही नदी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो माही नदी का रोल है, इस वजह से हम माही नदी की बात करते हैं। माही नदी की हम बात करें तो दक्षिणी राजस्थान का हम मैप लेते हैं। दक्षिणी राजस्थान में ये बांसवाड़ा क्षेत्र है, ये प्रतापगढ़ क्षेत्र है और ये डूंगरपुर क्षेत्र है। तो यहां पर बात करते हैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। अब यहां पर एक नदी जो है वो यहां पर प्रवाहित होती है, तो यहां पर हम इस नदी की यहां पर बात करते हैं। और इधर से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। तो यहां पर हम कर्क रेखा की बात करते हैं जो कि दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है। क्योंकि ये डूंगरपुर के कुछ दक्षिणी हिस्से से भी गुजरती है, इसलिए इसको थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा बनाया मैंने। वापस सही कर देते हैं इसको। तो ये तो हो गई कर्क रेखा। कर्क रेखा एग्जाम में इनसे प्रश्न आता है, सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो कर्क रेखा, पहली बात तो ये उल्टे यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है। और यहां पर हम कह सकते हैं कर्क रेखा को काटती है दो बार काटती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इस नदी से संबंधित और क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं। यहां पर जो जगह है उसका नाम क्या है? बेणेश्वर धाम। और ये क्या है? एक प्रसिद्ध त्रिवेणी संगम है। इसके बारे में डिटेल से हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में ये कुछ सीमा रेखा भी बनाती है, कर्क रेखा को भी दो बार काटती है। अब बांसवाड़ा में इस पर दो बांध बनाए गए हैं। दो क्या है? बांध। पहले का नाम क्या है? माही बजाज सागर। और ये कहां पर है? बोरखेड़ा के निकट पड़ता है, ये बोरखेड़ा। इसके अलावा बात करें दूसरा जो बांध है वो है कागदी पिक अप बांध। तो मतलब दो प्रमुख बांध है यहाँ पर, जिसमें एक तो है कागदी पिकअप बांध और दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा है माही बजाज सागर बांध। इसके अलावा और हम बात करते हैं इस नदी की लंबाई को लेकर भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। लंबाई, इसकी कुल लंबाई जो है वो 576 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में कितनी लंबाई है? राजस्थान में 171 किलोमीटर लंबाई मानी जाती है। दूसरी बात, एग्जाम में कई बार यह प्रश्न भी आ जाता है, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो राजस्थान में प्रवेश, तो यहां पर हम बात कर सकते हैं राजस्थान में प्रवेश खांडू ग्राम से करती है, खांडू ग्राम से। जैसा कि प्रश्न पूछा जाता है कई बार, नर्मदा नहर जो है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? घग्गर नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? जो भी बाहरी नदियां, नाले, झीलें वगैरह जो भी है जिनका संबंध राजस्थान से है, उनका डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जगह से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश कहां से होता है? खांडू ग्राम से होता है। ये खांडू गांव है कहां? ये खांडू ग्राम है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, खांडू ग्राम से। उसके बाद आगे जाने पर बोरखेड़ा में इस पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। थोड़ा आगे कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, मतलब यहां से जो पानी आता है उसको वापस यहां से लिफ्ट किया जाता है। इसके अलावा बात करें, यहां पर दो नदियां इसमें आकर और मिल जाती है, और वो कौन कौन सी नदियां है? वो है, ये तो है सोम नदी और ये है इधर जाखम नदी। तो सोम नदी और जाखम दोनों इसमें आके मिल जाती है, और दोनों नदियों के मिलने के बाद में त्रिवेणी संगम बन जाता है, जो कहां पर है? बेणेश्वर धाम में है। उसके बाद में ये नदी
कर्क रेखा को काटते हुए वापस उल्टे यू आकार में बहती हुई कहाँ चली जाती है? ये जो नदी है अपवाह तंत्र कौन सा है? तो यह है अरब सागर। अरब सागर, और अरब सागर में भी जगह आ जाए तो कौन सी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। अब यहां पर उद्गम से संबंधित यदि हम बात करें तो राजस्थान में तो प्रवेश करती है खानूग्राम से। उद्गम कहां से होता है? तो यहां पर एक जगह है, उसका नाम है मेहद झील, और ये कहां पर पड़ती है? ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो मतलब इसकी पूरी डिटेल ये हुई, मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, राजस्थान में खानू गांव से प्रवेश करती है, बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती है, उसके बाद में पुनः वापस उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को काटते हुए अरब सागर अर्थात अरब सागर की जो शाखा है खंबात की खाड़ी, वहां पर जाकर के गिर जाती है। उधर हम बात करें तो कच्छ की खाड़ी है जिसमें कि लूणी और पश्चिमी बनास नदियां गिरती है, जबकि इसमें साबरमती और माही नदियां गिरती है, और इस पर 2 बांध बने हुए हैं। बांसवाड़ा में हम इनकी और डिटेल से बात करेंगे। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार में बहती है। ये सारी जो जानकारी थी ये माही नदी से संबंधित थी, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। बिल्कुल इसके उपनामों के संदर्भ में भी हम बात कर रहे हैं। इस नदी को कांठल और वागड़ की क्या कहा जाता है? गंगा भी इसको कहा जाता है। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं, इससे वागड़ व कांठल, वागड़ व कांठल की गंगा भी कहा जाता है। इतनी सारी जानकारी जो थी, जितना हम भूगोल में अफवाह तंत्र के अंदर पढ़ते हैं, नदियों के संदर्भ में पढ़ते हैं, वो सारी जानकारी लगभग हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो क्लियर है मेरे साथियों? बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नदी, इस वजह से हमने इसको डिटेल में लिया। वैसे बांसवाड़ा जिले के संदर्भ में भी हम इसको डिटेल से पढ़ सकते थे, लेकिन चूंकि जो बेणेश्वर धाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माही नदी पर स्थित है, इस वजह से इस नदी को हमने डिटेल से पढ़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं जूना महल जो है वो कहाँ पर है? जूना महल डूंगरपुर के अंदर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये है कहाँ पर? डूंगरपुर के अंदर है। कितने मंजिला है? 1 2 3 4 और 5 मंजिला ये इमारत है। तो यहां पर बात कर सकते हैं 5 मंजिला इमारत। वैसे इस धरातलीय 2 इमारतों को और काउंट करें तो 7 मंजिला हो सकती है, लेकिन यहां तक यदि हम बात करें तो ये एक ही मंजिल नहीं है, ये बिल्कुल धरातल बना हुआ है इसका ऊंचाई में, और उसके बाद में इसके मंजिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जूना महल जो हमने यहाँ पर पढ़ा, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? ये आप सभी साथी कमेंट करेंगे। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? सभी साथी कमेंट करेंगे। जूना महल डूंगरपुर में है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे जूना महल के बारे में और जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। दुर्ग कहाँ पर है? एक साथी का कमेंट आया जैसलमेर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जिन्होंने ये जैसलमेर कमेंट किया, कम से कम जैसलमेर का नाम भी आया। हाँ जी, बीकानेर के अधिकांश आंसर आ रहे हैं, ये बात तो सही है, लेकिन जिस साथी ने जैसलमेर आंसर दिया उनको धन्यवाद है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीकानेर। ऐसे बीच बीच में छोटा मोटा आपके मनोरंजन भी हो जाता है। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, जबकि जूना महल जो वो कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। निर्माण को लेकर कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता है, निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ के शासक वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो वीर सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, और ये किससे है? सफेद पत्थर से निर्मित है। सफेद पत्थर से निर्मित है। स्पेशली जो डूंगरपुर में एक पत्थर पाया जाता है जिसे पारेवा पत्थर के नाम से जाना जाता है, तो वो पारेवा पत्थर अलग है। बाकी ये जो सफेद पत्थर से निर्मित महल है जिसे जूना महल कहते हैं, वीर सिंह जी ने अपने रहने के लिए बनाया था। 5 मंजिला मुख्य रूप से इमारत है। बाकी अपन बात करें तो ये 7 मंजिला है, लेकिन जो वास्तविक जो मंजिलें हैं वो तो इसकी 5 मंजिलें हैं। जूना महल डूंगरपुर में है, जबकि 2000 का नोट लगाकर हमने लिख लिया है जूनागढ़ दुर्ग जो है वो बीकानेर में है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक थंबिया महल जो है वो कहाँ पर है? एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। अपन यहाँ पर एक लगाएंगे नोट,
और आप सभी साथी कमेंट करेंगे एक खंबा महल कहां पर है या एक थंबा महल कहां पर है। ये तो हुआ था एक थंबिया, ये हुआ एक थंबा महल कहां पर है, इसका भी आप साथी कमेंट करेंगे। एक थंबिया महल की यदि हम बात करें तो वास्तव में इसे क्या कहते हैं, इसे ज्ञानेश्वर शिवालय कहते हैं। ज्ञानेश्वर शिवालय, शिवालय का मतलब क्या हो गया, भगवान शिव को समर्पित है ये, तो यहाँ पर ज्ञानेश्वर शिवालय की हमने बात की। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं निर्माण इसका किसने करवाया था, तो निर्माण की यदि हम बात करें तो निर्माण शिव सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। शिव सिंह या शिवनाथ सिंह जी भी इनका कई बार नाम आता है। अब साथी क्या कमेंट कर रहे हैं, एक थंबा महल जोधपुर में है जबकि एक थंबिया महल कहाँ है, डूंगरपुर में है। बिल्कुल ये हुई ना बात। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं ये कहाँ पर है, ये तो जोधपुर में है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ज्ञान कंवर जो है वो शिव सिंह जी की माता थी, उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया, इस वजह से इसे ज्ञानेश्वर शिवालय भी कहते हैं। बाकी हम यहाँ पर बात करें एक थंबिया महल की, शिव सिंह जी ने बनवाया था, बहुत ही सुंदर महल है, डूंगरपुर में है। जबकि एक थंबा महल जो है वो कहाँ पर है, एक थंबा महल जो है वो तो जोधपुर में है। जी बिल्कुल। एक साथी कमेंट करें सर क्लास कितनी बजे होती है, डेली 8 बजे होती है, कम से कम 4 महीने से क्लास चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। तभी तो मैं हर क्लास में कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको वहां पर जो शेड्यूल मिलता है क्लास का उससे आपको साथियों को जानकारी हो जाए कि कौन सी क्लास किस टाइम को होती है। डेली जो लाइव क्लास चलती है उसका शेड्यूल जारी कर दिया जाता है आपको, और वहां पर क्लास लाइव होने से पहले जानकारी भी मिल जाती है। डेली अपनी 8 बजे क्लास होती है। बिल्कुल। गलिया कोट की भी बात करेंगे आज, गलिया कोट की बात आज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं विजय राजेश्वर जो मंदिर है इसके बारे में, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। कहां पर है, डूंगरपुर में है। निर्माण को लेकर एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है, निर्माण किसने करवाया था, विजय सिंह जी ने इसका निर्माण प्रारंभ करवाया। अब यहां पर बात करें इनके निर्माण इनके समय में पूर्ण नहीं हो पाया, तो निर्माण पूर्ण किसने करवाया, लक्ष्मण सिंह जी ने। मारावल लक्ष्मण सिंह जी जो हैं कौन है, ये डॉक्टर हम कल बात कर रहे थे नगेंद्र सिंह जी जो है उनके भाई हैं, लक्ष्मण सिंह जी ने करवाया। तो यहां पर हम बात करते हैं कि निर्माण शुरुआत तो विजय सिंह जी ने करवा दी थी, लेकिन पूर्ण किसने करवाया था, इन्होंने करवाया था। अब जिस भी मंदिर के साथ आपको ईश्वर शब्द मिल जाए ना, तो ईश्वर शब्द से आप क्या अनुमान लगाओगे, भगवान शिव को समर्पित है ये, भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को ये समर्पित है। अब यहां पर बात कर रहे हैं ईश्वर से संबंधित है, चारों तरफ पानी भी दिख रहा है, तो पानी से अनुमान लगा लेते हैं यहां पर जो झील है वो कौन सी है, गेव सागर। इसी को आप गैप सागर भी कहते हो, इसी को आप गैब सागर भी कहते हो, एक ही बात है ये, है ना। अलग अलग किताबों में पढ़ते और पढ़ाते थोड़ा नाम चेंज हो गया, बाकी गेव सागर, गेव सागर ये सभी एक ही नाम है। इसके क्या है, किनारे, इसके किनारे स्थित हैं। कौन से पत्थरों से निर्मित है, अभी देखो सफेद दिख रहा है, सफेद पारेवा पत्थर से ये निर्मित है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि श्रीनाथ जी का मंदिर, देखो श्रीनाथ जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कहां पर है, तो यहां पर सबसे पहले नोट लगाकर लिख देते हैं कि सबसे प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर कहां पर है, नाथ द्वारा के अंदर है, नाथ द्वारा में है। तो ये भी है, बिल्कुल इसको भी हम कह सकते हैं श्रीनाथ जी का मंदिर है, पर एक से अधिक जगह हो सकता है। इसे फतेहगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको हम फतेहगढ़ी भी कह सकते हैं। इसे गोवर्धन मंदिर भी कहा जाता है, गोवर्धन मंदिर भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित मंदिर है, तो इसे गोवर्धन, चूंकि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो उनको गोवर्धन भी कहते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर किसकी पूजा होती है, तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा, और कौन से रूप में, बाल रूप में,
भगवान श्री कृष्ण की जो पूजा है वो यहाँ पर बाल रूप में होती है। अब ये किस संप्रदाय से संबंधित मंदिर हो गया, इसका मतलब ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर हो गया। वल्लभ संप्रदाय से संबंधित, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित मंदिर है। इतनी सारी जानकारी हमने कहां से ली? श्रीनाथ जी के मंदिर से ली। श्रीनाथ जी का जो मूल मंदिर है वो सिहाड़ गांव, जिसका वर्तमान में नाम श्रीनाथ द्वारा है, वहां पर स्थापित है। लेकिन श्रीनाथ जी का मंदिर एक कहां पर है? डूंगरपुर में भी है। इसी मंदिर को गोवर्धन मंदिर भी कहते हैं, इसे ही फतेहगढ़ी भी कहते हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ किसकी? राधा जी की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पूजा किस किस की जाती है। तो यहां पर हम बात करते हैं, यहां भगवान गोवर्धन व राधा जी की प्रतिमा है और यहीं पर लिखते हैं पूजा की जाती है, पूजा की जाती है। तो ये वो दृश्य है, इसमें भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दिखाया गया है। और इसमें ऐसा मतलब कल्पना की गई है कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के समय की बात करें तब भगवान इंद्र की पूजा करने पर वर्षा होती थी। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भगवान इंद्र की पूजा किए बिना भी वर्षा हो सकती है। इन्होंने लोगों को कहा तो वो यज्ञ वगैरह होना था, बारिश के समय में हुआ नहीं। भगवान इंद्र को क्रोध आ गया, भाई ये कौन व्यक्ति है जिसने मेरी पूजा पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, पूजा करो तो भी बारिश होगी, नहीं करो तो भी बारिश होगी। और फिर भगवान इंद्र को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि बाढ़ ऐसी कुछ विपदाएं यहाँ पर पैदा करते हैं। जब ये बात संपूर्ण लोक में फैल जाती है तब कुछ लोग जो हैं, मतलब कुछ देवता हैं, वो समझाने के लिए आते हैं भगवान इंद्र को कि आप क्या कर रहे हैं। स्वयं नारायण के अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण, उनको आप चुनौती दे रहे हैं। बाद में वो माफी मांगने के लिए आते हैं और वहां पर इस प्रकार की घटना होती है। तब वहां के गोकुल वासियों को, अपने ग्रामीणों को, अपने साथियों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी इस उंगली पर, तर्जनी जो उंगली है उसके ऊपर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। वो जो सारी घटनाएं हैं वो इससे संबंधित है। इस वजह से भगवान को गोवर्धन भी कहा जाता है। और यहीं पर हम बात करें कि गोवर्धन, गिरिराज जी, ये सभी जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम है। इस मंदिर को गोवर्धन मंदिर भी कहते हैं। श्रीनाथ जी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही एक स्वरूप है। फतेहगढ़ी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर पहाड़ के निकट स्थित है। इतनी सारी जानकारी हमने इससे संबंधित ली। अब हम यहाँ पर बात करते हैं हरिहर जी का मंदिर जो है। अब देखो, हरिहर या हरि का नाम आ जाए, इसका मतलब किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। अब यहाँ पर जब ईश्वर शब्द आ जाए तो भगवान शिव को समर्पित है। और यहाँ पर हरिहर आ गया है तो भगवान विष्णु का मंदिर है ये। और कहाँ पर है? तो डूंगरपुर जिले के अंदर है, डूंगरपुर में है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर का नाम आया है, मुरला गणेश जी, बिल्कुल। तो मुरला गणेश जी कहाँ के प्रसिद्ध हैं? मुरला गणेश जी डूंगरपुर के प्रसिद्ध हैं। डूंगरपुर के मुरला गणेश जी प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे मंदिर प्रसिद्ध हैं, जिसमें हम बात करते हैं कौन कौन से गणेश जी प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रणत भंवर गणेश जी। इसके अलावा हम बात करते हैं खोड़ा गणेश जी, खोड़ा या खड़े गणेश जी एक ही बात है। इसके अलावा हम बात करते हैं बोहरा गणेश जी, बोहरा गणेश जी। इसके अलावा हम बात करते हैं चुंगी गणेश जी, चुंगी तीर्थ, या इन्हीं को काक गणेश जी भी कहते हैं, काक गणेश जी। इसके अलावा बाजना गणेश जी, बाजना गणेश जी। इसके अलावा गढ़ गणेश जी, गढ़ गणेश जी, है ना। इसके अलावा बिना सूंड वाले गणेश जी, हेराम्ब गणपति जी, वो एक और प्रमुख गणेश जी का मंदिर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं हेराम्ब गणपति या फिर गणेश जी। अब इन सभी के आंसर देखने के लिए आप सिरोही जिला दर्शन की वो क्लास देखें जिसमें हमने लगभग गणेश जी के राजस्थान में जितने भी मंदिर हैं सब की बात हमने की है। बिल्कुल सभी को क्लियर है। तो इन सभी के आंसर जानने के लिए आपको क्या करना है, आज
वो क्लास देखनी है सिरोही जिला दर्शन वाली, या फिर आप उदयपुर जिला दर्शन में बोरा गणेश जी वाली क्लास भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसके आगे हम बात करते हैं काली माता का मंदिर और धन माता का मंदिर। यहाँ स्थित प्रसिद्ध मंदिरों में काउंट किए जाते हैं। ये भी डूंगरपुर में है और ये भी डूंगरपुर के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हम एक नोट लगा करके लिख सकते हैं। नोट, और नोट कौन सा वाला, 2000 का सबसे बड़ा वाला नोट लगाएंगे तो सही रहेगा। यहाँ पर नोट लगा करके लिख सकते हैं नोट कालिका माता मंदिर। कालिका माता मंदिर जो है ये कहाँ पर है, ये मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़ दुर्ग में है। 8वीं सदी में मूल सूर्य मंदिर था ये। वर्तमान में यहाँ पर काली प्रतिमा अंकित है, काली प्रतिमा यहाँ पर प्रतिष्ठित है, और वो कौन सी है, कालिका माता की बात कर रहे हैं हम। चित्तौड़गढ़ जिला दर्शन में हमने इसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। स्थानीय लोगों में काफी मान्यता है। नवरात्रि में यहाँ पर पैदल यात्री आने का रिवाज है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है। हाँ जी, कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, जबकि काली माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। और धन माता का मंदिर ये भी कहाँ पर है, ये भी डूंगरपुर में है। इसके बाद बात करते हैं संत फकरुद्दीन की। संत फकरुद्दीन या सैयद फकरुद्दीन जो है, इनकी दरगाह कहाँ पर है, इनकी दरगाह गलिया कोट के अंदर है, गलिया कोट में है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे गलिया कोट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हम आगे बात करते हैं कौन से संप्रदाय का है ये। हाँ जी, तो आंसर आ रहा है माही नदी के किनारे गलिया कोट स्थित है। बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर हम नदी की यदि हम बात करें गलिया कोट के संदर्भ में, तो माही नदी के किनारे ये स्थित है। इसके अलावा यदि हम बात करें कौन से संप्रदाय से संबंधित है, तो दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसके अलावा यदि हम गलिया कोट की बात करें, तो गलिया कोट जो है वो रमकड़ा उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं रमकड़ा उद्योग। वैसे हमने कल की क्लास में इसके संदर्भ में पूरी बात कर ली थी। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर उर्स कब कब लगता है। तो यहाँ पर उर्स मोहर्रम या फिर हम कह सकते हैं रज्जब माह, और इसमें कौन सी तारीख, 27 तारीख है ना। ये महीने आते हैं, मुस्लिम महीनों में आते हैं रज्जब माह और मोहर्रम। इसमें ये यहाँ पर उर्स लगता है, 27 तारीख को उर्स लगता है। सीधा फैक्ट, इनसे अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं, 2 प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए। कौन से समुदाय का ये प्रसिद्ध केंद्र है, और दूसरी बात ये है कहां पर। अब यहाँ पर नया फैक्ट भी बन सकता है, कौन सी नदी के किनारे है, तो माही नदी के ये किनारे है। गौरी बाई के मंदिर की कल हमने बात की थी। मंदिर कहां पर है, डूंगरपुर में है। निर्माण किसने करवाया था, निर्माण करवाया था शिवनाथ सिंह जी ने। शिवनाथ सिंह या शिव सिंह दोनों एक ही नाम है, शिवनाथ सिंह द्वारा। और इनको क्या कहा जाता है, तो ये भी हमने कल बात कर ली थी। इनको वागड़ की मीरा कहा जाता है, वागड़ की मीराबाई इनको कहा जाता है। बाई से आपको याद रखना है गौरी बाई, मतलब यहाँ पर मीराबाई जो है आपको याद रखना है। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर मामा भांजा का मंदिर स्थित है। मामा भांजा का मंदिर यहाँ है, तो बोलो छतरी कहाँ पर है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं मामा भांजा की छतरी। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर है, ये आप सभी साथी कमेंट करेंगे। तो हम जब तक बात करते हैं मामा भांजा के मंदिर की, ये मंदिर कहाँ पर है, ये मंदिर बड़ौद गांव में पड़ता है। और ये बड़ौद गांव कहाँ पर है,
आसपुर तहसील के अंदर ये बड़ौद गांव पड़ता है। तो यहाँ पर मामा भांजा का मंदिर स्थित है। इसके बारे में ऐसी मान्यता भी है, एक रात में ये मंदिर बना दिया गया था। तो ये इससे संबंधित है। और कौन सी शैली? नागर शैली हो जाएगी, जो कि हमारे उत्तरी भारत में चलती है। मामा भांजा की छतरी, ये मामा भांजा कौन है? ये मामा भांजा है धन्ना व बिया। धन्ना व भिया कौन है? मामा भांजा है। इनकी छतरी कहां पर है? इनकी छतरी तो जोधपुर दुर्ग में है, इनकी मेहरानगढ़ में है, या फिर जोधपुर में हम कह सकते हैं। तो क्लियर यहां तक साथियों? छतरी की हम बात करें, छतरी कहां पर है? जोधपुर में ये छतरी बनी हुई है। इसके अलावा खांडलाई आश्रम की बात करें, आप सभी साथी कमेंट करेंगे खांडलाई आश्रम की स्थापना कब हुई थी? स्थापना किसने की थी ये तो मैं बता देता हूं। स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। माणिक्य लाल जी वर्मा द्वारा स्थापित, वर्मा द्वारा स्थापित। बताइए स्थापना कब हुई थी? हाँ जी, तो मैं आप सभी साथियों के कमेंट का वेट कर रहा हूं। सभी साथी कमेंट करेंगे इस खांडलाई आश्रम की स्थापना कब हुई थी। दिनेश सिंह जी गुड़ामालानी से कह रहे हैं प्रणाम। बिल्कुल प्रणाम दिनेश जी आपको। हाँ जी, यहाँ पर आप कमेंट करें सभी साथी, खांडलाई आश्रम की स्थापना कब हुई थी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं आप सभी साथियों के कमेंट देखता हूं। कभी कभी शिकायत भी रहती है, सर हमारे कमेंट नहीं देखते हैं। अगर मैं ज़्यादातर कमेंट पर ही ध्यान दूं तो फिर हो सकता है कि हमारी पढ़ाई जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी। अब लो, मैंने कमेंट देखने की बात की तो सभी यहाँ पर प्रणाम करना सभी ने शुरू कर दिया। बिल्कुल सभी का प्रणाम स्वीकार है। खांडलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा जी ने की थी। कब की थी ये अब आपको कमेंट करना है। प्रतापगढ़ से प्रणाम आ रहा है, नेक्स्ट जिला प्रतापगढ़ ही होने वाला है। बिल्कुल, अब सभी साथी इधर उधर का कमेंट कर रहे हैं, कोई कमेंट ये नहीं कर रहे हैं कि कब हुई थी। चलो ठीक है, अपन बात को ज्यादा लंबी नहीं खींचते हैं और बात कर लेते हैं। 1934 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। माणिक्यलाल जी वर्मा, इन्होंने पंछीड़ा गीत गाया था और यहाँ पर स्थानीय लोगों में जन जागृति का काम किया। बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करें, उसमें ये एक प्रमुख नेतृत्वकर्ताओं में से गिने जाते हैं। साधु सीताराम दास, विजय सिंह जी पथिक, और उसके बाद में ये भी वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर, हाँ जी, तो वहाँ पर ये संचालन करते हैं उसका। अब बात करते हैं नौलखा बावड़ी की। तो यहाँ पर जब हमने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा था तब हमने बात की थी। यहाँ के डूंगरपुर के एक शासक थे जिनका नाम था आसकरण। आसकरण वो शासक हैं जिनके पास में खुद राव चंद्रसेन जी शरण लेने के लिए आते हैं। इनको राजा मान सिंह के द्वारा पराजित कर दिया जाता है, डूंगरपुर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया जाता है। तो आसकरण जी की एक रानी है, तो उनका नाम क्या है? आसकरण जी की रानी नाम क्या है? प्रेमल देवी। प्रेमल देवी द्वारा निर्मित। हमने जब प्रश्नोत्तरी की बात की थी उसमें हमने नौलखा से संबंधित सारे फैक्ट देखे थे। नौलखा बावड़ी जो है वो कहां पर है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, जबकि नौलखा झील कहां पर है? ये सभी साथी कमेंट करेंगे। तो यहां पर नौलखा झील कहां पर है? ये साथी कमेंट करेंगे। नौलखा बुर्ज, नौकोठा भंडार, ये सभी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। नौलखा बाग कहाँ पर है? और भी बहुत सारे नौलखा से संबंधित फैक्ट हैं, आप सभी साथी कमेंट करेंगे। नौलखा झील कहाँ पर है? तब तक हम केला बावड़ी की बात कर लेते हैं। केला बावड़ी भी कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। भाई जरूरी नहीं कि आप बार बार नौलखा बावड़ी पूछे, कभी ये भी पूछ लिया जाए केला बावड़ी कहाँ पर स्थित है, किसने इसका निर्माण करवाया। तो निर्माण संबंधित कोई जानकारी नहीं है, केवल जिले में स्थित है। छोटी बावड़ी है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से क्या है? इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आंसर आ रहा है बूंदी, तो यहाँ पर नौलखा झील कहाँ पर है? बूंदी में लिख देते हैं। बहुत बढ़िया। इसके अलावा हम बात करते हैं गैब सागर झील के बारे में। अभी हमने बात की थी, गैब सागर झील एक बहुत ही प्रमुख झील है और इस जिले में स्थित प्रमुख झीलों में ये मानी जाती है। डूंगरगढ़ हो जाता अभी तो डूंगरपुर की बात कर लेते हैं। गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर में है। कालीबाई उद्यान क्या है? इसी के किनारे है। अभी और भी बहुत सारी हमने इससे संबंधित बात की। पुंजेला झील का प्रश्न आ जाए, पुंजेला झील कहाँ पर है? ये भी डूंगरपुर में है। एडवर्ड सप्तम की यहाँ पर हम बात करते हैं। एडवर्ड सप्तम जो है भारत में आए
उनकी स्मृति में, उनकी याद में एक शासक थे यहाँ के जिनका नाम था विजय सिंह जी। विजय सिंह जी द्वारा निर्मित। तो एडवर्ड सप्तम की यात्रा के संबंध में विजय सिंह जी ने यहाँ पर क्या करवाया, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा हम कालीबाई उद्यान की बात करते हैं। कालीबाई उद्यान जो है वो भी डूंगरपुर के संदर्भ में क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कालीबाई उद्यान कहाँ पर है, तो ये गेब सागर झील के निकट है। गेब सागर झील के किनारे स्थित है। यहाँ पर हम बात करते हैं रास्तापाल की घटना की, क्या करता है ये, याद दिलाता है हमें। तो हम बात करते हैं यह स्थल रास्तापाल घटना की याद दिलाता है। बचपन में जब हम छोटे थे तब 5वीं-6वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान के अंदर ये एक पाठ हुआ करता था रास्तापाल की घटना में। उसमें हम जब पढ़ते थे, छोटे थे, बड़े भावुक होते थे उस समय इस घटना को हम पढ़ के। वास्तव में घटना ही ऐसी है, उस समय हमारा गुरु के प्रति जो आदर भाव सत्कार था वो वास्तव में इस घटना को पढ़ने के बाद पुनः जीवित होता है कि बचपन में हम कैसे थे, कैसे हमारे टीचरों के साथ व्यवहार था, टीचर हमें कैसे पढ़ाते थे, कैसे बढ़िया टाइम पे हमारे साथ में बढ़िया, हाँ समझ रहे हो आप सभी, आपके सेवा चाकरी भी होती रहती थी समय समय पर। तो वो सारी घटनाएं इससे याद आती है। भाई मैंने तो ये कालीबाई उद्यान के बारे में पढ़ा, रास्तापाल की घटना के बारे में पढ़ा, तो मुझे तो अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कौन कौन गुरुजी जो थे उन्होंने हमें ये बात बताई थी, ये पढ़ाई थी। और वास्तव में ये घटना जो है एक प्रकार से बहुत ही मार्मिक घटना है, शिक्षा को समर्पित घटना है। कालीबाई का शिक्षा के प्रति समर्पण, अपने गुरु के प्रति समर्पण और उसके बाद में अपने गुरु की रक्षा करते हुए शहीद हो जाना, ये सारी जो घटना की याद दिलाता है कालीबाई उद्यान। यहीं पर सेंगा भाई, नाना भाई और कालीबाई की प्रतिमा लगी हुई है। यहीं पर विवेकानंद उद्यान भी स्थापित है। ये सारी जानकारी हमने किसके संबंध में ली, ये सारी जानकारी हमने डूंगरपुर जिले के संबंध में ली। एक बार रिवीजन करते हैं, देखें आज क्या क्या पढ़ा हमने डूंगरपुर के बारे में। हाँ जी, तो हम बात करें डूंगरपुर के इतिहास की, हमने बात की। डूंगरपुर पहले वागड़ का क्षेत्र हुआ करता था। डूंगरिया भील के नाम पर इस क्षेत्र का नाम डूंगरपुर पड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि डूंगर सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी 1358 ईस्वी में, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम डूंगरपुर पड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सभी जो हैं ये सभी वागड़ क्षेत्र के हिस्से हुआ करते थे। और वागड़ के शासक कौन थे, महारावल उदय सिंह जी। उदय सिंह जी खानवा के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। बाद में इनके 2 पुत्र, जो कि एक का नाम है पृथ्वी सिंह है, दूसरे का नाम है जगमाल, इन्होंने वागड़ क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्से में आपस में लड़ाई करने से सबसे बढ़िया काम था कि आपस में एक तो या तो लड़ाई करे भाई भाई से, या फिर आराम से 2 हिस्से कर लिए। डूंगरपुर में पृथ्वी सिंह जी शासन करेंगे और बांसवाड़ा में जगमाल जी शासन करेंगे। तो कितना बढ़िया काम हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं बेणेश्वर धाम, जो कि नेवटपुरा या नवा टापरा गांव के निकट स्थापित है। संत माव जी ने इस धाम की स्थापना की थी। संत माव जी का जन्म सावला ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। इनको भगवान कृष्ण का या विष्णु का निष्कलंकी अवतार माना जाता है। मंदिर इनका यहीं पर है सावला में। इनका ग्रंथ है प्रमुख जिसका नाम है चोपड़ा। और यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। और ये शिवलिंग या ये प्रतिमा जो है किसने स्थापित की थी, संत माव जी ने स्थापित की थी। 3 नदियों का प्रसिद्ध ये संगम है, त्रिवेणी संगम इसे कहते हैं। सोम, माही और जाखम यहाँ पर प्रमुख 3 नदियां हैं। इस स्थान को वागड़ का पुष्कर भी कहते हैं, आदिवासियों का तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को एक मेला लगता है और इस मेले को क्या कहा जाता है, इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें माही नदी के बारे में। माही नदी एक दक्षिणी राजस्थान की बहुत ही इंपोर्टेंट नदी है और इसका उपनाम जो है, और अभी मुझे याद आ गया, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा। दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा। तो जीवन रेखा जो है
दक्षिणी राजस्थान की, वो भी इस नदी को हम कह सकते हैं। इसे वागड़ और कांठल की गंगा कहते हैं। राजस्थान में खांडू से प्रवेश करती है। मेहद झील मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के सीमावर्ती इलाकों में बहती है। डूंगरपुर में इस पर एक जगह है जिसका नाम है बेणेश्वर धाम। अभी हमने बेणेश्वर धाम की डिटेल से बात की, जिसमें 2 नदियां और आकर के माही में मिल जाती है। अरब सागर में इस नदी का अंतिम गंतव्य स्थल है, या फिर हम खंबात की खाड़ी भी कह सकते हैं। कर्क रेखा को ये 2 बार काटती है। उल्टे यू आकार में ये बहती है, ऐसे यू आकार में बहती है, और ये इधर से कर्क रेखा आ रही, उसको ये 2 बार काट देती है। माही, वजह, सागर और कागदी पिकअप बांध जो है वो इस पर बने हुए हैं। टोटल लंबाई की बात करें, यहां से मेहद झील से लेकर खंबात की खाड़ी में गिरने तक तो 576 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जबकि राजस्थान में खांडू गांव से लेकर यहां तक जो बहती है वो 171 किलोमीटर बहती है। इसके अलावा बात करें, जूना महल डूंगरपुर जिले में है या डूंगरपुर में है। मूलतः तो 5 मंजिला है, बाकी इसे आप 7 मंजिला भी कह सकते हैं। निर्माण वीर सिंह जी ने करवाया। सफेद पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। और दुर्ग की बात करें तो जूनागढ़ दुर्ग कहां पर है? बीकानेर में है। राय सिंह जी ने बनवाया था। राय सिंह जी द्वारा निर्मित। राय सिंह जी जो हैं मुगल दरबार के आधार स्तंभ कहे जाते थे। मान सिंह जी के बाद सबसे ज्यादा जो मान सम्मान था वो राय सिंह जी का होता था। इन्होंने जयमल और फत्ता को मतलब सम्मान देने के लिए उनकी वीरता को से प्रभावित होकर के यहाँ पर इस दुर्ग में क्या किए थे, उनकी दुर्ग के बाहर जो मुख्य दरवाजा है वहां पर उनकी प्रतिमाएं स्थापित की थी, गजारूढ़ मतलब हाथी के ऊपर बैठे हुए। जबकि अकबर ने उनकी प्रतिमाएं आगरा दुर्ग में लगवाई थी, जहां पर औरंगजेब ने बाद में उसको तोड़ दी थी। एक थंबिया महल, जिसे ज्ञानेश्वर शिवालय भी कहते हैं, शिव सिंह जी या शिवनाथ सिंह जी ने बनवाया था। अपनी माँ ज्ञानेश्वरी कंवर जो है, ज्ञान कंवर जो है, उनकी स्मृति में बनवाया था। जबकि एक थंबा महल की बात करें, ये तो जोधपुर में स्थित है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं विजय राजेश्वर मंदिर। निर्माण विजय सिंह जी ने करवाया था। इन्होंने निर्माण प्रारंभ करवाया, बाद में इनके भाई जो हैं इनके पुत्र जो हैं लक्ष्मण सिंह जी, वो इसको पूर्ण करवाते हैं। लक्ष्मण सिंह जी के भाई हैं नगेंद्र सिंह जी, जिनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। ये जो मंदिर है भगवान शिव को समर्पित है, क्योंकि ईश्वर शब्द आते ही क्या है आपको समझ जाना है, भगवान शिव। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, ये मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान कृष्ण को, ब्रह्मा जी को, इस प्रकार से आ जाता है। घेव सागर, घेव सागर, घेव सागर, ये सभी एक ही नाम है इनके। ये किनारे बना हुआ मंदिर है। देखने में कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। पारेवा पत्थरों से निर्मित है, सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसके अलावा श्रीनाथ जी के मंदिर की बात करें, इसे फतेहगढ़ी भी कहते हैं, गोवर्धन मंदिर भी कहते हैं। कहाँ पर है ये भी घेव सागर के निकट है। और भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर पूजा होती है, बाल रूप में पूजा होती है, और ये वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर है वो तो श्रीनाथ द्वारा में है। यहाँ पर गोवर्धन भगवान और राधा जी की क्या है प्रतिमा है, और इनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। हरिहर मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, डूंगरपुर जिले में है। मुरला गणेश का मंदिर कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। राजस्थान में गणेश जी के बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें हमने हेराम्ब गणपति जी, रणत भंवर गणपति जी, खोड़ा या खड़े गणेश जी, बोरा गणेश जी, चुंगी तीर्थी या काक गणेश जी, बाजना गणेश जी, गढ़ गणेश जी, और भी बहुत सारे मंदिर हैं राजस्थान में गणेश जी से संबंधित। ये सभी जो जानकारी है आपको सिरोही जिला दर्शन और उदयपुर जिला दर्शन में बता दी गई है। इसी बहाने एक बार आप उस क्लास को देखें, आप सभी साथियों के रिवीजन हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। काली माता के मंदिर की यदि हम बात करें, काली माता का मंदिर डूंगरपुर में है, जबकि कालिका माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। इसके अलावा धन माता का मंदिर ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी डूंगरपुर जिले में पड़ता है। संत फखरुद्दीन की दरगाह की बात करें, गलियाकोट में है। गलियाकोट रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, माही नदी के किनारे है। यह स्थल दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ पर मोहर्रम या रजब माह में 27 तारीख को उर्स लगता है। गौरीबाई के मंदिर की बात करें, डूंगरपुर में है। गौरीबाई को वागड़ की मीराबाई कहा जाता है। शिवनाथ सिंह या शिव सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। मामा भांजा का मंदिर डूंगरपुर में है, जबकि मामा भांजा जो धन्ना भिया के नाम से प्रसिद्ध है, इनकी छतरी जोधपुर में है। ये मंदिर बड़ौद गांव आसपुर तहसील में पड़ता है। इसके अलावा खांडलाई आश्रम माणिक्यलाल जी वर्मा ने 1934 में स्थापित किया था। कहां पे स्थापित किया था? तो ये स्थापित डूंगरपुर में किया था। नौलखा बावड़ी की बात करें, आसकरण जी जो यहाँ के मारावल थे, उनकी रानी प्रेमल देवी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। नौलखा झील
बूंदी में है, केला बावड़ी डूंगरपुर में है, घेव सागर झील डूंगरपुर में है, पुंजेला झील डूंगरपुर में है, एडवर्ड सप्तम तालाब डूंगरपुर में है। विजय सिंह जी ने इसको बनवाया एडवर्ड सप्तम की यहाँ पर यात्रा को यादगार बनाने के लिए। और कालीबाई उद्यान जो है वो घेव सागर झील के किनारे है। ये स्थल हमें रास्तापाल की घटना की याद दिलाता है। जून 1947 में जो रास्तापाल की घटना हुई थी उसके संदर्भ में कल हमने क्या कर लिया है, विस्तार से बात कर ली है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी थी डूंगरपुर जिले से संबंधित। ज़्यादा लंबा चौड़ा बड़ा जिला नहीं है। एक क्लास भी यदि हम लेते लगभग 1 घंटा 40 मिनट की क्लास हो जाती। आप सभी साथी बोर भी हो जाते, एक सर ने बहुत लंबी खींच दी। जब इतिहास की बात होती है उसमें तो कहानी वाणी होती है, बहुत ज़्यादा उसमें फैक्ट भी होते हैं, तो आप सभी खुश रहते हो। आज मज़ा आ गया, क्लास लंबी चली, लेकिन हमेशा कोई ना कोई क्लास है उसको हम टुकड़ों में पढ़ें तो ज़्यादा हमारे को याद रहने की संभावना रहती है। कल भी हमारी कम से कम 45 से 50 मिनट की क्लास हुई थी, आज भी 50 से 55 मिनट की क्लास हुई है। इसी के साथ हमारा डूंगरपुर जिला दर्शन जो है वो समाप्त हो जाता है। कल हम डूंगरपुर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। बढ़िया, जितने भी साथी सभी लाइव हैं क्लास को देख करके आए, पहले दोनों क्लासों को बढ़िया देख लें। फिर यहाँ पर आप कमेंट करते हो, पश्चाताप भी करते हो, सर मेरे इसमें से इतने प्रश्न गलत हो गए। यहाँ पर गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तैयारी को, इस प्रश्नोत्तरी को आप फाइनल प्रश्नोत्तरी मान करके चले। क्योंकि डूंगरपुर जिला दर्शन से संबंधित हम पहले भी महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की कोहिनूर प्रश्नोत्तरी में बात कर चुके हैं। आप सभी साथी एक बार उसको भी देख लें ताकि आपके थोड़ा बढ़िया रिवीजन हो जाएगा। वहां पर वैसे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रत्येक प्रश्न को बढ़िया डिटेल से। यदि वहां पर संत फखरुद्दीन जी की बात कोई आ गई है, सभी जानकारी यहाँ पर जो मैंने थ्योरी की बताई है वो वहां पर पिछली क्लास में बता रखी है। तो सभी साथी बढ़िया सा रिवीजन करके आए। ये दोनों जो क्लासें हैं इनको भी पढ़ करके आए। और कल हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। जितने भी साथी लाइव हैं क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल पर जो साथी नए हैं वो उसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल प्रश्नोत्तरी के साथ में। इसी के साथ हमारे उदयपुर जिला दर्शन के अंतर्गत ये चौथा जिला भी आज समाप्त हो जाता है थ्योरी के अंतर्गत। कल हम प्रश्नोत्तरी की भी बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।